2023 के लिए मिशन ट्राइबल, भाजपा की जमीनी तैयारियां शुरू। संस्कार धानी में अमित शाह, आदिवासियों को लुभाने की कोशिश। 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर नजर। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी बेहद जरूरी हो गए हैं। यही कारण है कि जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता नजर आए। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को एक साथ कई सौगातें दी। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके बेटे के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शाह शामिल हुए, तो साथ ही साथ जनजाति अभियान की शुरुआत भी की। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पेसा एक्ट लागू करने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। महाकौशल इलाके में आदिवासियों की अच्छी आबादी को देखते हुए खासकर डिंडोरी, अनूपपुर और छिंदवाड़ा पर नजर रखी गई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला कर रही है। पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जाएगा जनजाति भाई और बहनों के लिए। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास। चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने की ये कोशिश क्यों है जरूरी, डालते हैं एक नजर। 2023 में आदिवासी वोट बैंक के नुकसान की भरपाई की तैयारी। बीजेपी और संघ की आदिवासियों के बीच सक्रियता के लिहाज से दौरा अहम। जयस जैसे संगठनों के आदिवासियों के बीच पैठ से बड़ी चुनौती। राज्य में 43 समूह वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में से 84 सीटें आदिवासी बहुल। महाकौशल में ही 38 विधानसभा सीटें आदिवासी प्रभाव वाली। ट्राइबल बेस्ड इलाकों में शाह बीजेपी के प्रयासों को नई ताकत देंगे। भाजपा ने हाल ही में जबलपुर में एसटी मोर्चा की बैठक की। गौर हो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ। वहीं जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं, वहां सिर्फ भाजपा को 16 सीटों पर ही जीत मिली। यह 2013 की तुलना में 18 सीटें कम। इसी वजह से भाजपा को बहुमत नहीं मिल सका था। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस भाजपा के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। वहीं भाजपा की इस तैयारी पर क्या बोली कांग्रेस, जरा सुन लीजिए। आज हमें इस बात का दुख है, ऐसे ऐसे राजनेता जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने माफी मांगकर जेल से बाहर आ गए, आज उनका तो चित्र लगा हुआ है संसद में, लेकिन हमारे शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी को हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय और राज्यसभा के चेयरमैन साहब, उन सब पर मांग करूंगा कि संसद के प्रांगण में हमारे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की मूर्ति वहां पे लगना चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल आदिवासियों को लुभाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जाहिर है कि जयस के बढ़ते जनाधार ने इनकी चिंता को बढ़ा दिया है। बीते कुछ वक्त से कांग्रेस आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही, तो वहीं अब देखना होगा कि आदिवासियों पर शाह कितना असर छोड़ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे आज आदिवासियों की और आदिवासियों को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता की भी, क्योंकि लगातार राजनीतिक दल ये बात कहते रहते हैं कि आदिवासियों को उनके हितों को लेकर वो चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चिंता क्या सिर्फ घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाती है या जमीनी स्तर पर भी ये चिंता नजर आएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आदिवासी जनाधार को वापस लाने में सफल होगी भाजपा? आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बदले समीकरण किसको पहुंचाएंगे फायदा?
क्या जैस का बढ़ता जनाधार बना बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती? और सवाल ये भी कि जमीनी स्तर पर आदिवासियों का हित कब? जी हां, बातें बहुत हुई, लेकिन काम को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो एक दूसरे की कमियां राजनीतिक दल गिनाते हुए नजर आते हैं, और साथ ही ये विश्वास भी कि अगर उन्हें चुना जाएगा तो वो आने वाले वक्त में आदिवासियों की किस्मत बदलेंगे, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। लेकिन ये सब क्या बातें ही हैं या इसकी हकीकत भी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और प्रकाश हिंदुस्तानी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत है सर। दिव्या जी, आज जिस तरीके से हमने देखा, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, कहा भी गया है, और लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी निशाने पर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि चिंता नहीं की जा रही है, केवल बातें की जा रही है। तो ये बातें जो हैं, घोषणा पत्र की बातें हम कहें, मंचों से हो रही बातें कहें, ये हकीकत में जमीनी स्तर पर कब तक दिखेंगी? नाज़रीन जी, मैं आपके माध्यम से माननीय दिग्विजय सिंह जी से, आज उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि संसद में हम चाहते हैं कि शाह पिता पुत्र का जो है पुतला लगाया जाए। मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगी कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कब याद किया था? क्या वो लोग याद करेंगे? स्वतंत्रता संग्राम की जब वो लोग चर्चा करते हैं तो क्या वो भूल जाते हैं कि उन्होंने वर्षों वर्षों तक सुभाष चंद्र बोस जी को भुला के नहीं रखा, बल्कि उनको जानबूझ के भुलाया गया, जिस तरह से उनको अपमानित करा गया। ये वो लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए सिर्फ गिने चुने 4 नामों को याद करके, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सिर्फ एक किताब हमको बचपन में पढ़ाई जाती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 5 नामों का जिक्र हुआ करता था जो हमने बचपन में पढ़े। ये सब नाम कांग्रेस ना कभी जानती थी, ना कभी लेकर आना चाहती थी, ना उन्होंने कभी भारतीय जनमानस के पटल पर वो नाम लेकर आए। इन लोगों को जो वो भुला के बैठे हुए थे, आज अगर वो याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वो घड़ियाली आंसू है, ये जो घड़ियाली उन्होंने बातें आज कही हैं, ये बहुत हास्यास्पद है। और उन पर दिग्विजय सिंह जी की बातों पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जब चुनावी रंग ले लेते हैं किसी भी चीज का, तो एक अलग ही कुछ मांग रखनी शुरू कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो, या हमको याद है, हमको तो जानते हैं कि वो किस तरह से चुनाव के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, डुबोए हुए नजर आते हैं। तो वो व्यक्ति हैं। वो हमसे क्या प्रश्न करेगी जो उन्होंने इतिहासकारों को इतिहास लिखने के लिए मजबूर करा कि ऐसे ऐसे नामों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, आपको स्मरण भी होगा कि किस तरह से शाह पिता पुत्र बंधुओं को किस तरह से 1857 की म्यूटिनी के बाद किस तरह से तोप से लगाकर उड़ा दिया गया था। इन सब चीजों को जब आप आज याद कर रहे हैं, तब कहाँ थे? ठीक है, तब आप लोग कहाँ थे तब ये जब चर्चा हो रही थी? चलिए जितेंद्र जी बताएंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। जितेंद्र जी, मैं एक शब्द और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात को न सिर्फ पहुंचाना चाहती है, वो हमारी विचारधारा ही उस विचार पर बैठी हुई, हमारी पार्टी की वो विचारधारा है, ठीक है, हमारी वो नींव है। इसलिए आप हमसे ये चर्चा न करें तो बेहतर। चलिए जितेंद्र जी। देखिए नाज़रीन, मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आप बात आदिवासी की कर रही है, बात सुभाष चंद्र बोस की कर रही है। जब जब आजादी की बात होती है, जब जब इन्हें मुंह की खाना पड़ती है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इतिहास जब पूछा जाएगा तो आपके पास एक भी नाम नहीं है दिव्या जी जिसने आजादी की लड़ाई में उंगली भी कटाई हो। एक चीज, दूसरी चीज, आदिवासी की बात अगर की जाए तो नाज़रीन जी आप ये बताइए कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब आपको आदिवासियों की याद आ जाती है, बाकी समय आदिवासियों का ध्यान क्यों नहीं रहता? आदिवासी शिवराज सिंह जी की सरकार में कितना परेशान हुआ, ये कोई छुपा हुआ है? मोदी जी की सरकार में आदिवासी हाशिए पर चला गया, उसके हितों की रक्षा करने की आपको याद नहीं आई? जब आपको ये लगा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी कांग्रेस के साथ खड़ा है तो आपको शंकर शाह दिखने लगे, आपको रघुनाथ शाह दिखने लगे, आपको पेशवा दिखने लगे, तब जाकर के आपको इन महापुरुषों की याद आई। लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं, जब आपको याद नहीं आई। यही शिवराज सिंह जी की सरकार है जिसने वो चप्पलें बांटी थी आदिवासियों में कि उनके पैरों में गलना रोग लग गया था। आपको मैं ये बताऊं कि 18-20 सीटों के नुकसान पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज उसे मालूम है कि आने वाले चुनाव में जहां आदिवासी बहुल सीटें हैं, एक भी सीट
भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं, इसलिए अब इन्हें ये सब चीजें याद आ रही। आपको याद दिलाऊं, 2006 में मनमोहन सरकार ने जो आदिवासी का वन अधिकार का जो फैसला लिया था, वन अधिकार कानून जो पारित किया था, जिसमें 2005 के बाद से जो आदिवासी जहां है उसकी जमीन उसकी हो जाती है। 10 एकड़ तक के जमीनें आदिवासियों को दी गई थी। कहां थे आप और कहां आपने क्या किया उसके बाद आपकी सरकार ने उन पट्टों को निरस्त करने का काम किया। उसके बाद आपकी सरकार ने आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए हटाया वहां से, लेकिन विस्थापित नहीं किया। आज भी आदिवासी अगर परेशान है तो आपकी वजह से परेशान है। आप वो उनको कब्जा कब देंगे जिनके आदेश मनमोहन सिंह की 2006 की सरकार में हो गए। आज भी आप परेशान घूम रहा है आदिवासी आपकी सरकार में। तो मेरा ये कहना है कि आदिवासियों के नाम पे सिर्फ राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम रह गया है। आप ये देखिए, ये 2021 का दौर है। अब आदिवासी समझदार हो गया, उसे मालूम है कि उसका शोषण नहीं किया जा सकता। आदिवासियों के पास भी मोबाइल है, 1 मिनट में आपकी सरकार की जानकारी ले लेता है। और आप तो आदिवासियों के हित की बात कर, आपने दे के एक मंत्री आदिवासी जो विजय शाह बनाए हैं उनकी हालत क्या कर दी आपने। आज शंकर शाह और उस कार्यक्रम में आपने उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। ये आदिवासी नेतृत्व देंगे आप? ये आदिवासियों की चिंता करते हैं आप? मेरे पास में वो वीडियो भी आया है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि आप हमको सरकार के लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, चलिए ये तो सारी बातें हुई, लेकिन जितेंद्र जी आज अगर बात की जाए, दिग्विजय जी भी पहुंचे थे, अगर अमित शाह पहुंचे थे, अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है तो कांग्रेस भी वही कोशिश कर रही है, या आप वो कोशिश से इनकार करते हैं, आप सिर्फ मिलने गए थे, हालचाल पूछने गए थे? नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि हमने जो काम किया हमने बताया। हमने आदिवासियों को पट्टे दिए। वन अधिकार कानून लाने वाली कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बैठी है क्या हालत हो रही। अभी मैं पढ़ रहा था कि 10 एकड़ तक की जो जमीन थी वो उसके तहत 6,27,000 आदिवासी किसानों को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने फायदा पहुंचाया था। और आपने 2,68,000 आदिवासियों को क्लेम निरस्त किए। ये आपकी सरकार है। हम केवल दर्शन करने और हम केवल भाषण करने नहीं गए थे। हमने जो किया था वो आपके सामने है, आपने देखा है। रहा सवाल आदिवासी मंत्री विजय शाह आज आपके कार्यक्रम के अंदर नहीं घुस पाए, ये सरकार चला रहे हैं आप ये देखिए, मेरे पास नाज़रीन जी वीडियो है, अगर चाहे तो जूम करके आप दिखा सकते। वो ये कह रहे हैं कि मैं अंदर नहीं जा सकता। नहीं ठीक है, हमारे पास है और मुझे लगता है इस चर्चा में जो भी बैठे हैं उन्होंने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल इस वीडियो का नहीं है, यहाँ पे सवाल उस लंबे वक्त से चली आ रही बातचीत का है जहां पर आप दोनों ही बात कर रहे हैं आदिवासी के हितों की, लेकिन अब भी आदिवासी जो है वो राजनीतिक दलों की तरफ देख रहा है। हमारे साथ प्रकाश सर हैं। प्रकाश सर, दोनों की बातें हमने सुनी और भी कई बातें जो मंचों से कही गई हैं, एक दूसरे पर निशाने भी साधे गए, लेकिन इसमें आदिवासियों का हित कहां नजर आ रहा है? नाजरीन जी, आदिवासियों का हित कहीं नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष 2020 में आदिवासियों और बच्चों पर होने वाले अपराध सबसे ज्यादा हुए हैं देश में। 20% अपराध बढ़े हैं। नेमावर में, नीमच में, बालाघाट में, मंडला में, डबरा में आदिवासियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी पहले कभी लगातार घटनाएं हो रही हैं आदिवासियों के साथ जुल्म की। ऐसी घटनाएं पहले कभी सामने आई नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, लेकिन अगर कांग्रेस इस मामले में मुद्दा बनाए, काम करे तो उसे लाभ है। चुनाव देखकर तो हर कोई सामने आएगा, चुनाव की जाजम बिछने वाली है, सभी पार्टियों को सामने आना ही है, और आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है तो उन्हें तो आना ही है। लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश का भला हो, इसके बारे में हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे दिव्या जी? एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र किया प्रकाश सर ने। जी, प्रकाश सर मैं बहुत सम्मानित हैं, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। प्रकाश सर, मैं उसका एक दूसरा पक्ष आपके सामने रखना चाहूंगी कि एनसीआरबी का जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से मैं मानती हूँ कि उस डेटा में ये कहा गया है कि हम पर बहुत अभी हम नंबर 1, नंबर 2 पर आ गए हैं। लेकिन मैं उसका एक दूसरा स्वरूप भी आपको बताना चाहूंगी कि जो करने वाला होता है, जो ये अपराध करता है, उस व्यक्ति की मानसिकता पर आप कभी भी प्रश्न और रोक नहीं लगा सकते, या प्रश्न और रोक लगाना एक बहुत बड़ा विषय होता है। तो हमको समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति के विशेष की साइकोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा
उसमें सरकार का अगर दोष ये होता कि एक्शन पर वो रिएक्शन नहीं ले रहे होते, तो हो सकता है कि हम सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते। लेकिन अगर सरकार एक्शन पर रिएक्शन कर रही है, उस पर एफआईआर तुरंत लिखी जाती है, उसके ऊपर उसके सारे के सारे प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद करा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ये सरकार का काम है और ये सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है और इसके लिए वो कटिबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी है और मुस्तैदी से अपना काम भी कर रही है। दिव्या जी लगातार एक के बाद एक घटना का होना, आपने जो कहा वो ठीक है, उसे मानना भी जाएगा। उसमें दो फैक्टर्स, हाँ नाज़रीन जी, उसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। वो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी। क्या वो तब रिपोर्टिंग होती थी? तब रिपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, तब उसकी मुस्तैदी से रिपोर्टिंग नहीं होती थी। आज जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, हम सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारा मीडिया तंत्र बहुत फास्ट हो गया है। हम उसमें जब एक कोई घटना या दुर्घटना होती है तब उसको बहुत तेजी से स्प्रेड होता है वो सारे का सारा तंत्र, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके कारण से वो सारी की सारी खबर हमारे सामने आती है और हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये एक अलग जमाना है जहाँ पे रिपोर्टिंग करी जाती। घटनाएं पहले भी होती आई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए ना दिव्या जी। मैटर ये नहीं है कि अपराध पहले भी हो रहा था, अपराध अब भी हो रहा है। मैटर ये है कि प्रदेश के मुखिया चाहते हैं कि भ्रष्टाचार न हो, प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं कि अपराध ना हो, वो चाहते हैं, वो उनके सामने शिकायतें आती हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन बाकी के ऊपर जिम्मेदारी है। आप प्रशासन की बात करेंगे, आप इंटेलिजेंस की बात करेंगे, वहां पे भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। प्रकाश सर, ये कहना कि हम साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते कि अपराधी क्या सोचता है, कैसे सोचता है, लेकिन ऐसा अपराध करने वालों के दिल में खौफ तो होना चाहिए कानून का, क्योंकि अलग अलग कानून बनते हैं, अलग अलग कानूनों में सख्त कार्रवाई की बात होती है। बावजूद इसके अगर वो नहीं सोच रहा अपराधी, तो फिर किसकी चूक है, कहां पर चूक है? देखिए नाज़रीन जी, नेमावर खरगोन की घटना के बारे में आदिवासी नेताओं की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच करे। राज्य सरकार को मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए, सीबीआई जांच की अनुमति दे देना चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो ये उन पर अत्याचार कर रहे हैं, क्या उन्हें राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आदिवासी नेता संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई जांच से क्यों इनकार? चलिए जितेंद्र जी, आपने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का उत्तर दे दूं? यस प्लीज, बोलिए। प्रकाश सर, मेरा आपसे एक निवेदन ये था कि क्या हमारी सरकार पर या हमारी पुलिस तंत्र पर या हमारी प्रशासनिक तंत्र पर हमें क्या संदेह है, संशय है उनके एक्शन लेने पर? जो हम हर समय एक बात कहें कि हम सीबीआई तक चले जाएं, क्या यदि उसमें राजनीतिक कोई खेल होगा या उसमें कहीं कोई और तंत्र होगा, तो हम लोग सक्षम हैं उस चीज को सुलझाने और समेटने के लिए? हर समय हर चीज की मांग सीबीआई तक लेके जाना क्या ये आपको लगता है कि उचित होगा? नहीं, हर समय हर मामले की जांच सीबीआई तक नहीं पहुंचती है, लेकिन जहां संदेह गहरा होता है तब उस वर्ग के नेताओं को लगता है कि यहाँ मामला गंभीर है, क्योंकि ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि उन्हें राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त था, अत्याचार करने वालों का गिरोह चलते थे उनके, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। हर मामले की जांच कहां सीबीआई से? चलिए ठीक है, मैं जितेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। दिव्या जी लौटती हूँ मैं, दिव्या जी लौटती हूँ। अब इस बात का यहीं पे फैसला नहीं हो सकता कि सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए, नहीं। लौटती हूँ मैं आपके पास, जितेंद्र जी। मेरा ये कहना है, आप कह रहे प्रदेश का मुखिया तो कार्रवाई चाहता है, प्रदेश का मुखिया सिर्फ ये चाहता है नाज़रीन जी कि उसे वोट मिलते रहे, इससे अधिक प्रदेश का मुखिया कुछ नहीं चाहता। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है दिव्या जी की बात सुन के कि मानसिकता पे तो साफ रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर कानून का शासन होगा, अगर कानून का डंडा चलेगा तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? सरकार में बैठे लोग हैं आप कि साहब मानसिकता पर नियंत्रण नहीं किया जाता, कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती। अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि आपकी सरकार फेल हुई आदिवासी के मामले। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने बड़े साहस के साथ आपको सुना। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आपकी सरकार के आंकड़े बता रहे कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों में नंबर 1 आपकी सरकार है जो आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। एक चीज एनसीआरबी की बता रही है कि देश के अंदर आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार आपके शासनकाल में हो रहा है, और आप ये कह रही है मानसिकता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अरे कानून का शासन जिस दिन हो जाएगा
उस दिन आप ये देखिए कि अपराधों पर नियंत्रण भी होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं अपराध जो करेगा अगर अधिकारी नहीं देखेंगे तो मैं उल्टा लटका दूंगा। आज इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को और सरकार को उल्टा लटका दिया। क्या कर लिया आपने हिंदुस्तानी जी की बात जो है सीबीआई, आपके लोग इसमें इन्वॉल्व है। मंदसौर की बात की जाए या दूसरे आदिवासियों पर अत्याचार की बात की जाए तो सीबीआई मांग अगर कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? चलिए जीतेन जी आपसे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए कहीं ना कहीं कार्रवाई में आपकी सरकार पीछे रह रही है। ठीक है, लेकिन जीतेन जी, प्रकाश सर ने एक और बात कही कि जो आप हितों की चिंता की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो आदिवासियों की फिक्र करने की बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होने की बात कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं तो आप उनके साथ खड़े होइए, बात कीजिए, ताकि आप अगर राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको शायद मिल जाए। लेकिन वक्त पर और सही वक्त पर बात ना करना, ये कांग्रेस में लंबे वक्त से दिख रहा है। नहीं, देखिए आप नाजनीन जी, सबसे पहली चीज तो आदिवासियों के हित में बात करना अगर नहीं किया होता तो आज आदिवासी हमारे साथ क्यों खड़ा होता? भारतीय जनता पार्टी को 18 से लेकर 20 सीटों का नुकसान क्यों होता? इसलिए हुआ कि सरकार आदिवासियों के हितैषी नहीं है, उसने कहीं ना कहीं अत्याचार किए हैं आदिवासियों के हितों के ऊपर, इसलिए आदिवासी आज भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है। इसीलिए आज इनको आदिवासियों की चिंता हो रही है। आज पैसा एक्ट की भी बात कही है सीएम ने, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कुछ भी कर दीजिए, जब तक आपकी नियत नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी। एक से एक बड़े कानून मध्य प्रदेश के संविधान में है, कानून की किताबों में है, लेकिन आपकी नियत भी तो होना चाहिए। क्या आप ये बताइए, जो पिछले मंदसौर की घटना और दूसरी घटनाओं का जिक्र हुआ, उज्जैन की घटना या जो भी घटना हो, उसमें क्या कानून काम नहीं कर सकता था? लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां पर भी शामिल होते हैं उन प्रकरणों में कार्रवाई में ढील दी जाती है। इसीलिए इसको लेकर सीबीआई की मांग चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की आपकी कथनी है वो करनी में नहीं दिखती है। चलिए ठीक है, दिव्या जी। नाज़रीन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, चुनाव के एकदम पहले इस तरह की घटनाओं का इजाफा होना, क्या कुछ और बू नहीं आती है? तो हो सकता है मैं भी इसी तरह का आक्षेप आप पर लगा सकती हूँ, लेकिन इस तरह के आक्षेप लगाने से इन सब चीजों का समाधान नहीं होता है। जितेंद्र जी, मैं आपको एक ये बताना चाहूंगी कि आप ये कहते हैं कि हमारी मानसिकता है कि नहीं काम करने की, सिर्फ आपकी मानसिकता है। तो साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जनता को अब आप मूर्ख नहीं बना सकते। आपने जमीन पे कुछ काम नहीं करा, आपने कभी उनके बीच में जाके कुछ काम नहीं करा, आप उनके बीच जाते नहीं है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ अपने कमरों में बैठ के ट्वीट करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। अब जब चुनाव सर पे आ रहे तो दिग्विजय सिंह की उसी सभा स्थल पर जा रहे हैं जिस सभा स्थल पर माननीय अमित शाह जी और शिवराज जी जा रहे। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? सडनली आपको क्या याद आ गया? क्यों अभी आप सभा करने चले गए और फूल चढ़ाने चले गए? तो मानसिकता किसकी है, कितनी है, क्या है, ये जनता को बहुत साफ समझ में आता है साहब। और ये बरसाती मेंढक जो नए नए फुदकना शुरू करते हैं, इनको आप थोड़ा सा अपने आप भी संयम रखिए, क्योंकि जनता एक्चुअली अब मूर्ख नहीं बनती। सबको पता है कि किसके पास कितना है माता और कौन क्या सीरियसनेस है। आपने आज दिन तक आदिवासी को वोट बैंक माना है और आप वोट बैंक अभी भी वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा है कि आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि वोट बैंक है, तो आप वोट बैंक बनाते हैं। हम लोग उनको सिर्फ एक जमीनी इंसान समझते हैं जिस तक हमारी हर योजना को पहुंचना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज अगर दिग्विजय सिंह जी वहां पर गए सभा स्थल में तो आपको क्या तकलीफ होना चाहिए? आदिवासियों की बात रखने के लिए सडन हुआ हमको। आपको ये नहीं मालूम हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है वो, और इतने सीनियर है, कई बार बड़े पदों पर रहे। अगर वो आदिवासियों के हित की चिंता करने, आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते तो आपको क्या तकलीफ? आदिवासियों का खाली आपका अधिकार नहीं है, हिंदू धर्म का खाली आपका अधिकार नहीं है। एक सवाल प्रकाश सर से लेना चाहती हूँ। प्रकाश सर, क्या ऐसा दिख रहा है, अभी तो शुरुआत ही है, अगर देखा जाए 23 अभी दूर है, चुनाव अभी दूर है, लेकिन हाँ उसके पहले एमपी की अगर हम बात करें, कुछ उपचुनाव होने हैं, उसे लेकर क्या थोड़ा डर कि हमारे नेता जा रहे हैं, दूसरी पार्टी के नेता भी आ रहे हैं, ये डर थोड़ा नजर आ रहा है कि कहीं वोट जो है वो बट ना जाए, छिन ना जाए? बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार गए वहां, पूछ लीजिए। जो मूर्ति लगाने की बात तो संसद में कर रहे हैं वो विधानसभा में लगवा दी होती, मुख्यमंत्री थे। जी। तो चुनाव का मौका है,
तो बातें करना बहुत आसान है। अमित शाह आ रहे हैं, अगर अमित शाह नहीं आते तो शायद दिग्विजय सिंह भी वहां नहीं जाते। तो ये तो राजनीति है, इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। आदिवासी जो बात कही है दिव्या जी की, वोट बैंक है। आदिवासी को हम जिस दिन इंसान मानना शुरू करेंगे, मतदाता मानेंगे, इस देश का नागरिक मानेंगे, उस दिन वास्तव में उनका भला करने की सोचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का हमें समय देने के लिए। और प्रकाश सर ने जैसा कहा कि आदिवासियों को वोट बैंक से ज्यादा समझने की जरूरत है, तभी उनके हितों की चिंता करने की बात करने वाले राजनीतिक दल असल जिंदगी में उनके लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जो बातें होती हैं वो घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाती हैं और आदिवासियों को अभी भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ने का इंतजार है। लेकिन देखना होगा क्या 2023 तक आदिवासी जो है उनकी किस्मत भी बदल पाएगी या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।